Bismillahirrahmanirrahim. So now we continue with the complications of chronic gastritis. एक हमने कर ली पेप्टिक अल्सर डिजीज़, दूसरी है हमारे पास म्यूकोजल एट्रोफी हो सकती है या इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। म्यूकोजल एट्रोफी जो होती है वो साइड बाय साइड होती है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया की। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस स्पेशली जो एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होती है या जिसे हम कहते हैं ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस, वो मेनली बॉडी और फंडस को टारगेट करती है और वहाँ पे पाराइटल सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज होते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो जाता है, म्यूकोजा सारा खत्म हो जाता है, म्यूकोजल एट्रोफी होती है और उसके अंदर हमें मॉर्फोलॉजिकली क्या नज़र आता है कि वहाँ पे मेटाप्लेजिया होना शुरू हो जाता है कि नॉर्मल जो सेल्स होते हैं, एपिथेलियम होती है, वो रिप्लेस हो जाती है विद द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम जिसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं। सो लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्जेंटिक एट्रोफी होगी, ऑक्जेंटिक सेल्स पैराइटल सेल्स एट्रोफी हो जाएगी। अब पैराइटल सेल्स नहीं है तो एसिड नहीं रिलीज़ होगा जिसको हम एक्लोराहाइड्रिया कह रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया के लिए हैजर्डस होता है। तो अब बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो बड़ी आसानी से होगी। वहाँ पे बैक्टीरिया जो होंगे वो मज़ीद कार्सिनोजेनिक नाइट्रोजामीन्स रिलीज़ करेंगे, केमिकल्स हैं, और वो क्या कराएंगे, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा की तरफ ले जाएंगे और इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी देखने को मिलेगा हमें। तो ये देखिए नॉर्मल म्यूकोजा है जिसके अंदर एपिथेलियम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसके अंदर कोई गॉबलेट सेल्स आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन गैस्ट्रिक एट्रोफी हो गई है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से या कह लें ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से। तो उसके अंदर अब क्या हो रहा है, एक तो जो फोल्ड्स हैं वो उस तरह नहीं है, रीगल फोल्ड तकरीबन डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे गॉबलेट सेल्स अपीयर हो रहे हैं, यहाँ पे देखें, ये देखें, ठीक है, ओके। तीसरा जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो डिस्प्लेजिया हो सकता है। ऑब्वियसली बात है जब एक दफ़ा गैस्ट्राइटिस स्टार्ट हो गया है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एपिथेलियम के अंदर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी। अब इन्फ्लेमेशन होगी तो फ्री रेडिकल्स रिलीज़ होंगे, फ्री रेडिकल्स जो होंगे वो जेनेटिक अल्टरेशंस करा सकते हैं, जेनेटिक अल्टरेशन होगी तो ऑब्वियसली कार्सिनोमा की तरफ जाएगा। अब कार्सिनोमा जो होता है ना, वो कार्सिनोमा बनने से पहले प्री कैंसरस लेजन्स होते हैं बेसिकली, वहाँ पे डिस्प्लेजिया आपको नजर आएगा। और डिस्प्लेजिया किस तरह आपको नजर आएगा, एपिथेलियल साइज डिफरेंट हो जाएगा या एपिथेलियल सेल्स की शेप डिफरेंस हुई होगी, या वहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल जो होगा वो ख़राब हुआ होगा या न्यूक्लियस जो होगा वो इनलार्ज हुआ होगा, तो ये डिस्प्लास्टिक चेंजेस हैं। चौथी कॉम्प्लिकेशन है गैस्ट्रिक सिस्टिका। अब सिस्टिक वर्ड से जाहिर है कि सिस्ट बनेगी। इसमें यह होगा कि यही सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि इन्फेक्शन था, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन, उसने वहाँ पे केमिकल्स कुछ रिलीज़ किए जिसकी वजह से क्या हो कि एपिथेलियम की बहुत हाइपर प्रोलिफरेशन हो रही है और एपिथेलियम क्या बनाना शुरू कर दिया, सिस्ट बनाने शुरू कर दिए। इस तरह एपिथेलियम है, उसने क्या करना शुरू कर दिया, सिस्ट बनाने शुरू कर दिया। मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ। अगर तो ये सिस्ट प्रेजेंट है सब म्यूकोजा के अंदर अंदर, ठीक है, सब म्यूकोजा के अंदर अंदर हैं, तो वो म्यूकोजा सब म्यूकोजा के अंदर अंदर हैं, ठीक है, तो वो इस तरह आपको नजर आएंगे। ये ल्यूमिन है और सब म्यूकोजा, क्योंकि क्या होता है म्यूकोजा सब म्यूकोजा सबसे सुपरफिशियल वाली लेयर्स होती हैं, तो वो इस तरह सिस्ट आपको ऑब्स्ट्रक्ट करती हुई नजर आएंगी ल्यूमिन की, जैसे ये नजर आ रही है, ठीक है। और इसी तरह अगर वो डीपर लेयर्स के अंदर हैं, मतलब नीचे सब म्यूकोजा के नीचे मस्कुलरिस के अंदर, ठीक है, तो वो इस तरह की नजर आएंगी। इनको हम कहते हैं प्रोफंडा और इस सिस्टिका को हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस सिस्टिका पॉलीपोजा, ठीक है। अब इसके अंदर हिस्टोलॉजिकली हमें क्या नज़र आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये एपिथेलियम इंट्रैप्ट हमारे पास क्या है, सिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, ये बड़ी वाली सिस्ट हैं, ये डीपर सिस्ट हैं, ठीक है। तो दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ नाम पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्रोपैथीज की तरफ। मैंने स्टार्ट में चैप्टर के आपको बताया था कि गैस्ट्राइटिस हम यूज करते हैं जहाँ पे न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रोपैथीज होती हैं जहाँ पे न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट नहीं होते। अब गैस्ट्रोपैथीज होती क्या है, और साथ में वर्ड लगा हुआ है हाइपरट्रॉफिक। हाइपरट्रॉफिक का मतलब होगा जहाँ पे क्या हुए होंगे, सेल्स, एपिथेलियल सेल्स जो होंगे वो लार्ज हुए होंगे, जिसकी वजह से रूगल फोल्ड्स होंगे वो इनलार्ज हुए होंगे, ठीक है। स्टमक के जो फोल्ड्स होंगे, रूगल फोल्ड्स, वो इनलार्ज हुए होंगे और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इस वजह से वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स या बाकी इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। इनकी अपीयरेंस इस तरह लगेगी जैसे कि हमारे ब्रेन के अंदर गहराई और सल्काए होते हैं ना। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे ये देखें, ये अब है ब्रेन, ठीक है, ये गैस्ट्रोपैथी है, लेकिन ये लग कैसे रहा है जैसे ब्रेन है, इसके अंदर आपको सल्काए नजर आ रहे हैं और इसी तरह ये गहराई नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्रिब्रीफॉर्म हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्रोपैथीज, ठीक है, क्रिब्रीफॉर्म अपीयरेंस कहते हैं। अब हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्रोपैथीज के अंदर सबसे पहली आती है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जिसका हमने बहुत दफ़ा जिक्र किया।
ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता क्या? ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर एक ट्राइड है, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो इसका मेन कॉज होता है गैस्ट्रिनोमास प्रेजेंट होने चाहिए। गैस्ट्रिनोमास क्या है? बेसिकली ये ऐसे ट्यूमर्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं पेंक्रियाज, स्पेशली हेड ऑफ पेंक्रियाज पे, फर्स्ट पार्ट या जो लूप होती है सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम, वहां पे प्रेजेंट होते हैं ये। अब इन्होंने करना क्या, ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिन की रिलीज को इन्हांस करते हैं। अब जब गैस्ट्रिन इन्हांस होगा या गैस्ट्रिन रिलीज ज्यादा होगी तो हाइपरगैस्ट्रिनीमिया होगा, ठीक है। अब हाइपरगैस्ट्रिनीमिया होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो गैस्ट्रिन जाएगा पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करने। पैराइटल सेल्स स्टिमुलेट होते हैं तो क्या होता है, एसिडिक प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, दूसरी चीज यही आ गई। एंड देन जब इतना ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा तो वो पेप्टिक अल्सर डिजीज की तरफ ले जाएगा। हमने पेप्टिक अल्सर डिजीज की पैथोलॉजी में ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम को देखा था, तो दिस इज द मेन रीजन। पैथोलॉजी क्या है, गैस्ट्रिनोमास। गैस्ट्रिनोमास क्या करते हैं, गैस्ट्रिन सिक्रीशन बढ़ाते हैं। गैस्ट्रिन सिक्रीशन जब होगी तो वो गैस्ट्रिन जाके पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा तो पैराइटल सेल का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है ना, जब आप एक चीज एक सेल को बार बार स्टिमुलेट करेंगे, हार्मोनल स्टिमुलेशन हो रही है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, यही चेंजेस आते हैं कि उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। और एसिड सिक्रीशन पैराइटल सेल्स की और पेप्सिनोजिन चीफ सेल्स वो भी स्टिमुलेट हो रहे होते हैं, तो उनकी क्या होने शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन ज्यादा होने शुरू हो जाएगी। अब देखिए एसिड जब प्रोड्यूस होगा तो एक काम तो होगा हाइपर एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी बहुत ज्यादा हुई है, एसिडिटी लीड करेगी किस तरफ, पेप्टिक अल्सर डिजीज की तरफ। लेकिन एसिड ज्यादा होने का एक और नुकसान होगा, क्योंकि एसिडिक काइम आएगा ना आपकी डुओडेनम के अंदर, ठीक है, क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा है स्टमक के अंदर, तो वही गैस्ट्रिक एम्पटिंग की वजह से डुओडेनम में आएगा। अब जब डुओडेनम में एसिडिक कंटेंट बहुत ज्यादा आएगा तो डुओडेनम में क्या होगा, जो पैंक्रियाज से एंजाइम आके रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको नॉर्मली पता है ना कि जो डुओडेनम होती है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो उसकी पीएच होती है वो हाई होती है, मतलब अल्कलाइन होती है, उसकी नेचर अल्कलाइन होती है। लेकिन अब हाइपर एसिडिटी की वजह से वहां पे जो कंटेंट आ रहा है वो बहुत एसिडिक है। अब पैंक्रियाज के एंजाइम को एक्टिव होने के लिए, पैंक्रियाज कहाँ रिलीज करती है अपनी डक्ट, सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम में, तो पैंक्रियाज से जो एंजाइम आएंगे उनको तो अल्कलाइन नेचर चाहिए एक्टिव रहने के लिए, तो वहां पे तो अल्कलाइन नेचर अब है नहीं क्योंकि एसिडिक कंटेंट आ गया हुआ है, तो पैंक्रियाज के एंजाइम जो होंगे वो एक्टिव नहीं होंगे। और पैंक्रियाज के एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैट्स प्रोटीन्स वगैरह की डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, तो अब फैट और प्रोटीन वगैरह डाइजेस्ट नहीं होंगे, अब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है। अब अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, डायरिया होगा, माल अब्जॉर्प्शन डायरिया होगा। तो होपफुली आपको समझ आई होगी। ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम में गैस्ट्रिनोमास बनते हैं, वो गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, वो जाके स्टिमुलेट करते हैं पैराइटल सेल्स को, पैराइटल सेल हाइपरप्लेजिया होता है, एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। एसिडिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि डुओडेनम में जब वो कंटेंट आता है तो वो एसिडिक होता है, और उसकी वजह से क्या होगा, अब पेप्टे जो पैंक्रियाज से एंजाइम आ रहे हैं वो एक्टिव नहीं हो पाएंगे, तो उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगी हमारे न्यूट्रिएंट्स की, तो उसकी वजह से वो डायरिया कॉज करेंगे, ठीक है। तो एक डायग्नोस्टिक है कि अगर 1000 पाइकोग्राम पर मिलीलीटर अगर गैस्ट्रिन के लेवल ज्यादा हो सीरम में तो ये ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम की तरफ इंडिकेट करता है। मॉर्फोलॉजी को अगर हम देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या कहा है कि गैस्ट्रिन ने क्या किया, हाइपरप्लेजिया करना है पैराइटल सेल्स का, तो पैराइटल सेल्स का हाइपरप्लेजिया हमें नजर आएगा। जब पैराइटल सेल्स हाइपरप्लेजिया होगा तो वो फंडस और बॉडी की जो रूगल फोल्ड्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, थिकन हो जाएंगी, ठीक है। तो डबलिंग ऑफ ऑक्सीडेंटल म्यूकोजल थिकनेस ड्यू टू 5-fold हाइपरप्लेजिया ऑफ पैराइटल सेल्स, ठीक है। गैस्ट्रिन आल्सो इंड्यूस हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकिन सेक्रेटिंग सेल्स, ठीक है। तो ना सिर्फ गैस्ट्रिन ने क्या किया कि पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करके उनकी थिकनेस बढ़ा दी, जबकि ये दूसरी तरफ म्यूकिन प्रोड्यूसिंग फोवियोलर सेल्स को भी स्टिमुलेट कर रहा है, तो उनके भी हाइपरप्लेजिया हमें नजर आएगा, ठीक है। और साथ में प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोक्राइन सेल्स विद इन द ऑक्जेंटिक म्यूकोजा, ऑक्जेंटिक म्यूकोजा के अंदर जो भी सेल्स हैं, पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स, सब के सब जो होंगे वो हाइपरप्लेजिया होगा उन सब का, इसी वजह से वहां पे थिकनेस ज्यादा हुई होगी। तो ये बेसिक मॉर्फोलॉजी थी ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम की। दूसरी गैस्ट्रोपैथी हमारे पास है मैनिटर डिजीज। अब आपको फिर दोबारा मैं वापस लेके जाता हूं। हमने कहा था कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस को हम ना सिर्फ कॉज बल्कि मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स की बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें हमने कहा था कि क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस होता है, तो कौन सा होता है, एच पाइलोराई वाला, ठीक है। एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस मॉर्फोलॉजिकली कौन सी है, सुपरफिशियल क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। इसी तरह मैंने कहा था कि क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस कौन सी है, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस, ठीक है। क्रोनिक हाइपरट्रोफिक गैस्ट्राइटिस कौन सी है, मैनिटर डिजीज, ठीक है। मैनिटर डिजीज के अंदर क्या होता है, ट्यूमर
टिश्यू ग्रोथ फैक्टर अल्फा, ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है। टिश्यू ग्रोथ फैक्टर अल्फा की ज़्यादा सिक्रीशन हो रही होती है, ठीक है। अब टिश्यू ग्रोथ फैक्टर अल्फा जो है वो एक प्रोटीन है, उसकी अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, सारे का सारा प्रोटीन जो है अब आ रहा हुआ है किधर, स्टमक के अंदर। तो ब्लड से प्रोटीन सारे स्टमक में आने शुरू हो जाएंगे एज टिश्यू ग्रोथ फैक्टर अल्फा के तौर पर, और वो क्या कर रहे हैं, फोवियोलर सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब दो तरह से म्यूकन के अंदर भी प्रोटीन ज़्यादा बन रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, और साथ में टिश्यू ग्रोथ फैक्टर अल्फा जो है वो खुद एक प्रोटीन है। तो अब ये दोनों प्रोटीन्स जो हैं ये तो इधर यूज़ हो रहे हैं स्टमक में, ब्लड के अंदर स्टमक जो प्रोटीन्स के लेवल होंगे वो डिक्रीज कर जाएंगे, ड्रॉप कर जाएंगे। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोपैथी, ठीक है। ये इंटेरोपैथी, इंटेरो मतलब इंटेरोसाइट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर में क्या नजर आएगा, सिम्टम्स इसके वही थे, वेट लॉस, डायरिया होगा, पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा इसलिए होगा क्योंकि एल्ब्यूमिन के लेवल कम हो जाएंगे। चिल्ड्रन के अंदर यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, लेकिन एडल्ट्स के अंदर ये एडिनोगैस्ट कार्सिनोमा की तरफ लेके जा सकती है। ओके, मॉर्फोलॉजी में हमें क्या नजर आएगा, गैस्ट्रिक रूगीज की जो थिकनेस होगी वो इरेगुलर होगी, ठीक है। अब कहीं कहीं पे वो थिकन हुई होगी, ऑब्वियसली थिकन हुई होगी, फोवियोलर सेल्स हाइपरप्लेजिया हो रहा हुआ है, तो वो पोलीपॉइड उसकी थिकनेस होगी, ठीक है। जैसे कि पॉलीपॉइड क्या होता है कि ये सरफेस है और ये उससे बाहर की तरफ इस तरह निकला हुआ है ल्यूमिन की तरफ, ठीक है। ये ल्यूमिन है, ये एक और वॉल है, ये एक वॉल है, ठीक है। तो इस तरह पॉलीपॉइड्स होते हैं, सरफेस से बाहर निकले होते हैं। अच्छा, और ये अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देखें तो ये देखें, ये नॉर्मल रूगीज हैं, और यहाँ पे हाइपरट्रॉफिक जो गैस्ट्रोपैथीज होती हैं उसकी वजह से रूगीज होती हैं, वो इस तरह थिकन हुई होती हैं, तो ल्यूमिन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा होता है। ग्लैंड्स आर elongated with a corkscrew appearance, ठीक है, एंड सिस्टिक डायलेशन इज कॉमन। अगर आप इसको देखें पिक्चर को तो यहाँ पे आपको कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस कैसे नजर आ रही है ग्लैंड्स की, ये इस तरह नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये कॉर्कस्क्रू मैंने आपको पहले भी बना के दिखाई थी, जो वो शराब की बोतलें अक्सर ओपन करते हैं ना बार्स में, तो उनकी अपीयरेंस इस तरह होती है, वो बोतल के अंदर इस तरह लगाते हैं, ठीक है। इस तरह बोतल होती है ना, इसके अंदर ये कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस है, ठीक है, ग्लैंड्स की। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गैस्ट्रिक रूगीज आपने दोनों गैस्ट्रोपैथीज में लिख देना है कि गैस्ट्रोपैथीज के अंदर क्या होता है कि रूगीज होती है, उनकी थिकनेस हुई होती है, लो ल्यूमिन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। ग्लैंड्स जो है यहाँ पे क्या है, कॉर्कस्क्रू अपीयरेंस दे रहे हैं हमें सिस्टिक डायलेशन के साथ। ओके, तो ये था हमारे पास गैस्ट्रोपैथीज का टॉपिक। ट्रीटमेंट इसका क्या है, मेडिकल सपोर्ट देते हैं मेनली। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, जैसे कि एडिमा हो रहा है तो एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से तो हम एल्ब्यूमिन दे देते हैं, ठीक है, मतलब सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास अवेलेबल हैं कुछ एजेंट्स जो कि टिश्यू ग्रोथ फैक्टर अल्फा को ब्लॉक करते हैं, उसकी एक्टिवेशन को, तो वो भी हेल्पफुल है। इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी विल डू दैट इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।